हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन या इंडक्शन एंड सोशलाइजेशन। देखो, ये तीन जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं, ये तीनों टॉपिक जब एम्प्लॉय का सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि जब उसका इंटरव्यू वगैरह हो जाता है, इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था, तो सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो हो जाता है पूरा, उसके बाद में एम्प्लॉय का सबसे पहले प्लेसमेंट किया जाता है, यानी कि उसको जॉब दी जाती है, काम दिया जाता है। राइट पर्सन ऑन राइट जॉब, है ना, राइट मैन ऑन राइट जॉब। सही व्यक्ति को सही जॉब देना, यानी कि जो इसकी स्किल है, जो इसकी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पे उसको वो काम देना जो उससे बोला गया था, भाई आपको इस काम के लिए रख रहे हैं तो उसी काम के लिए रखना। और इंडक्शन को आप इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं, यानी कि कंपनी का जो कल्चर है, कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं, है ना, कंपनी के जो डिपार्टमेंट्स है जहाँ उसको काम करना है, उस सब का उसको एक इंट्रोडक्शन देना, ठीक है, उसको इंडक्शन बोलते हैं। और सोशलाइजेशन का मतलब है कंपनी के पूरे कल्चर के बारे में उसको बताना, उसको समझाना, ताकि वो उस कल्चर के अंदर बैठ जाए। वो हर कंपनी का एक थोड़ा सा कल्चर अलग होता है, जैसे हर घर में थोड़ा सा अलग होता है ना कल्चर, लोगों का खाने पीने का तरीका, लोगों का उठने बैठने, रहने करने का, बोलने का, है ना, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता ही होता है। तो वैसे वैसे हर कंपनी का एक थोड़ा सा अलग कल्चर होता है, उससे समझाना। एक्चुअल में जो इंडक्शन और सोशलाइजेशन है, ये दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इंडक्शन जो है वो सोशलाइजेशन का पार्ट है, आप ये समझ सकते हैं। अगर सोशलाइजेशन इतना बड़ा है तो उसका एक छोटा सा पार्ट है इंडक्शन, समझ गए। तो इंडक्शन जो है वो सोशलाइजेशन का ही एक छोटा सा पार्ट है। ओके, आइए हम एक एक करके इसको करते हैं, छोटा सा चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा। देखो, सबसे फर्स्ट आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का इंट्रोडक्शन। प्लेसमेंट क्या है, ना, सबसे फर्स्ट हम प्लेसमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज प्लेसमेंट? सो प्लेसमेंट है राइट पुटिंग राइट मैन एट राइट जॉब, राइट मैन एट राइट जॉब, यानी कि RM एट RJ, याद रहेगा शॉर्ट में, RM एट RJ, यानी कि राइट मैन एट राइट जॉब। तो एक राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखना, जिसको आपने पहले से ही सेलेक्ट किया है पूरा रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, है ना। तो इट इज अ इम्पोर्टेंट एज हायरिंग द राइट पर्सन। आपने राइट पर्सन को हायर कर दिया, उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट मैन को राइट जॉब देना। राइट पर्सन हायर तो कर दिया आपने, सेलेक्ट तो कर लिया उसको, लेकिन अगर उसको आपने वो काम दिया ही नहीं जिसके लिए उसको सेलेक्ट किया है, तो फिर उस राइट पर्सन को हायर करना कुछ काम का नहीं रहेगा। ओके, तो ये प्लेसमेंट होता है। कॉन्सेप्ट देखें तो प्लेसमेंट इन सिंपल वर्ड्स मीन सेंडिंग द न्यूली एम्प्लॉयड पर्सन टू सम डिपार्टमेंट फॉर वर्क, यानी कि भैया उसको भेजना किसी डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। प्लेसमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटीज ऑफ द पर्सन सेलेक्टेड। जो आपने पर्सन सेलेक्ट किए हैं, उसकी क्वालिटीज, उसकी स्किल, उसका एक्सपीरियंस, उसका नॉलेज, उन सबके बेसिस पर, उसकी क्वालिफिकेशन सबके बेसिस पर उसको उस जॉब पे भेजना जिसके लिए उसको सेलेक्ट किया गया है। ओके, तो ये बार बार सेम चीज़ें आ रही हैं, आप पढ़ लेना। मेन चीज़ मैंने आपको बता दी है। इंपॉर्टेंस क्या है प्लेसमेंट का, प्लेसमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट, द ऑर्गेनाइजेशन वांट हैव टू डील विद द इशू ऑफ एम्प्लॉइज टर्नओवर। देखो, एम्प्लॉइज टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा इशू होता है कि एम्प्लॉय छोड़ के किसी दूसरी जगह जाता है। अगर आप चाहते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय छोड़ के ना जाएं, लगे रहें, तो उनको वही काम दीजिए जिसके लिए वो बने हुए हैं, जिसके लिए उनको सेलेक्ट किया गया है। ओके, तो उसका प्लेसमेंट अच्छे से कीजिए। If a worker don't enjoy their employment, they begin to find reason to skip work and absenteeism increases। देखो भैया, अगर आप उसको वो काम नहीं दोगे जिसके लिए उसको रखा गया है, जिसका उसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके उसके पास क्वालिफिकेशन और स्किल है, अगर आप उसको वो काम नहीं दोगे, तो फिर वो बंदा जो है काम से जी चुराएगा, absent रहेगा, तो आपका काम नहीं हो पाएगा जिसके लिए आपने उसको रखा गया है। तो दोनों के लिए ही खराब है ये, एम्प्लॉय और कंपनी के लिए। A properly positioned employee receives the task of their choice which boost employees moral। और इसके अलावा प्लेसमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप उसको वो काम देते हैं जो उसकी पसंद का है, उसकी चॉइस का है, तो वो एम्प्लॉय जो है, हाँ, उसका मॉरल बूस्ट हो जाता है। और किसी व्यक्ति का अगर मॉरल बूस्ट हो जाए तो फिर वो अपने काम में 100% अपना देगा, जिसकी वजह से कंपनी को भी बेनिफिट मिलेगा और उसको भी मिलेगा। फोर्थ, human relation will improve an outside organization since worker will be comfortable with their
ऑक्यूपेशन एंड देयर वॉन्ट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट्स। इसके अलावा जब आप उसकी रुचि के अनुसार, उसके एक्सपीरियंस, स्किल, नॉलेज के हिसाब से उसका प्लेसमेंट करेंगे, जॉब देंगे, तो वर्कर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा। मिसफिट बिटवीन द जॉब एंड द इंडिविजुअल कैन बी प्रिवेंटेड बाय केयरफुल प्लेसमेंट। अगर किसी व्यक्ति का आप केयरफुली प्लेसमेंट करते हैं, जिस चीज़ के लिए हायर किया गया है वही जॉब, वही काम उसको आप उसको देते हैं, तो वहाँ पर केयरफुल प्लेसमेंट की वजह से जो जॉब और इंडिविजुअल के बीच में जो मिसफिट्स होते हैं वो नहीं होंगे। यानी कि एक व्यक्ति है जो इंजीनियर है, आप उसको अगर अकाउंटेंट का काम दोगे तो अकाउंटिंग वाली जॉब और वो इंजीनियरिंग वाला बंदा, क्या दोनों फिट हो पाएंगे? नहीं फिट हो पाएंगे, मिसफिट होंगे। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना, केयरफुल प्लेसमेंट होना चाहिए, राइट पर्सन को राइट जॉब देना चाहिए। प्रोडक्टिविटी और द आउटपुट इनपुट रेशियो राइज व्हेन वेस्ट एंड अनयूजुअल लॉसेस फॉल। इसके अलावा अगर आप उसको केयरफुली प्लेसमेंट नहीं करोगे तो क्या क्या होगा? एक तो प्रोडक्टिविटी जो है और आउटपुट इनपुट रेशियो जो है वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा और आपको इससे बहुत सारे लॉसेज होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है प्लेसमेंट की। अगर आप ये सब प्लेसमेंट को केयरफुली अगर करते हैं तो फिर ये चीज़ें जो है आपके लिए अच्छी हो जाएगी, नेगेटिविटी नहीं आएगी। ओके, प्रॉब्लम फेस बाय द एचआर मैनेजर। क्या एचआर मैनेजर क्या प्रॉब्लम फेस करता है जब किसी एम्प्लॉय का प्लेसमेंट करना होता है? हमने बोल तो दिया कि राइट मैन को राइट जॉब दे दो, लेकिन राइट मैन को सेलेक्ट करने के बाद राइट जॉब देने का काम होता है एचआर का। हाँ, तो एचआर जब राइट मैन को राइट जॉब देता है, जिसके लिए वो बना हुआ, जिसके लिए उसको सेलेक्ट किया है, तो एचआर को कुछ प्रॉब्लम्स आती है। ऐसे ही नहीं राइट जॉब पे कोई चला जाएगा। क्या प्रॉब्लम आती है? एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्टेशन। देखो, एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन हो सकता है बहुत ज़्यादा हाई हो, लेकिन उतना जो हमारा जॉब है वो उस लेवल का नहीं है जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहा है। वो एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो सकती है। तो यहाँ पर एचआर मैनेजर को प्रॉब्लम आती है कि उसको वो जॉब समझाई जाए। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। बिल्कुल, आपने सेलेक्ट कर लिया एम्प्लॉय को, लेकिन बाद में पता चला टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज हो गए हैं, तो यहाँ पर अब उस व्यक्ति को जिस काम के लिए आपने सेलेक्ट किया है वहाँ नहीं रख सकते आप। क्यों? क्योंकि अब मशीन के अंदर वगैरह अपग्रेडेशन आ गया है, अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, तो उस व्यक्ति को भी पहले ट्रेनिंग वगैरह देनी पड़ेगी, उसका डेवलपमेंट करना पड़ेगा, फिर वो काम कर पाएगा। तो ये प्रॉब्लम आती है। ओके, नेक्स्ट आता है सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर भी इसमें प्रॉब्लम करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ जो है ये भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होती है। प्रॉब्लम एचआर मैनेजर के सामने ये 4 प्रॉब्लम्स आती हैं। 4 प्रॉब्लम के पॉइंट लिख दोगे, नंबर आपके आ जाएंगे कि भैया एचआर मैनेजर जो है वो प्लेसमेंट के टाइम क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है। प्रिंसिपल फॉलोड बाय मेकिंग प्लेसमेंट डिसीजन। जब भी कोई भी एचआर कोई भी प्लेसमेंट करता है, यानी कि राइट मैन को राइट जॉब जब देता है, तो उसको क्या क्या स्टेप्स या उसको क्या क्या प्रिंसिपल्स जो है वो फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट, उसको सबसे फर्स्ट क्या करनी चाहिए? जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या है उसका पता लगाना चाहिए, है ना। जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या है उसका क्या लगाना चाहिए? पता लगाना चाहिए कि जॉब में क्या क्या चाहिए, है ना। उसमें फिजिकल कितना फिट होना चाहिए, मेंटल नीड क्या है, स्ट्रेस टॉलरेंस कितना होना चाहिए, विजन क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको जॉब रिक्वायरमेंट जो है उसको देखना चाहिए। वो हमको कहाँ मिलेगी? जॉब डिस्क्रिप्शन से। तो कहने का मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन वर्कर का वर्किंग कंडीशन का होता है, वर्क का होता है, और जॉब स्पेसिफिकेशन वर्कर का होता है। तो दोनों को अच्छे से देखना चाहिए। ओके, फिर उस हिसाब से जो है प्लेसमेंट करना चाहिए। सूटेबल क्वालिफिकेशन देखना चाहिए। तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड आ गया, ये आ गया जॉब स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड, है ना। तो ये काम है, इसमें ये चीज़ों की ज़रूरत होगी, और ये व्यक्ति में वो होना चाहिए, वो स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब। इसके अलावा जो आपने जॉब एनालिसिस किया है उससे जॉब से रिलेटेड एकदम राइट इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गई तो फिर आप किसी बंदे को उस काम को दे तो दोगे, लेकिन वो जॉब की इन्फॉर्मेशन ही गलत थी तो फिर प्लेसमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। कमिटमेंट एंड लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। When the new recruit is placed, efforts should be made by the firm and individual to understand their obligation and cultivate a sense, loyalty and cooperation toward the co-worker and the company। यानी कि कंपनी, co-worker, मैनेजर के बीच में लॉयल्टी होनी चाहिए, है ना। झूठ फरेब नहीं होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए। अवेयरनेस अबाउट द पेनल्टी। जब भी किसी व्यक्ति को कोई काम दो तो उससे रिलेटेड क्या रिस्क है, क्या पेनल्टीज़ लग सकती हैं, अगर कुछ गलत हो गया तो वो भी उसको बताइए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ आप कह सकते हैं प्रिंसिपल जो किसी भी व्यक्ति को प्लेस करने से पहले एचआर को फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन को आप इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं, और ये सोशलाइजेशन का एक पार्ट है।
तो इंडक्शन इज अ पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इंडक्शन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन या फिर इसको ओरिएंटेशन भी बोलते हैं, है ना। तो इंडक्शन बोलो, ओरिएंटेशन बोलो, दोनों एक ही चीज है। इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। देखो ये सोशलाइजेशन का ये क्या है, पार्ट है। जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है ना, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और इसके अंदर न्यू ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स और एम्प्लॉय जो होते हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन से, ठीक है। पर्पज फॉर द इंडक्शन, तो इंडक्शन और इंट्रोडक्शन प्रोग्राम शुड ट्राई टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। क्या क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए इनको रखा जाता है। फर्स्ट आता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे फर्स्ट क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करना किसको, एम्प्लॉय को। तो वो कहाँ किया जाता है, इंडक्शन के अंदर किया जाता है, इंट्रोडक्शन ओरिएंटेशन के अंदर किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, एक्सेट्रा, किसको प्रोवाइड करना, नए एम्प्लॉय को, ठीक है। नेक्स्ट आता है टू बिल्ड अप द न्यू एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंस। न्यू एम्प्लॉय जो है उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना भी ज़रूरी होता है। कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब उसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी जानकारी मिलेगी और वो इंडक्शन के या ओरिएंटेशन के अंदर दी जाती है। तो ये पर्पज़ है इंडक्शन के। आगे कुछ और भी है। फर्स्ट आता है आपका यहाँ पर फिर टू प्रमोट अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, है ना, और लॉयल्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अमंग द न्यू कमर्स। जो भी नया व्यक्ति आया है उसको ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल रहे वो, इसके लिए उसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो देनी चाहिए। टू इंश्योर दैट द न्यू एम्प्लॉय मे नॉट फॉर्म फॉल्स इंप्रेशन रिगार्डिंग द न्यू प्लेस ऑफ वर्क। जो नया प्लेस ऑफ वर्क है उससे रिलेटेड उसके पास कुछ गलत सूचना कोई ना पहुंचा दे, उससे पहले एचआर मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको इंडक्शन दे दे, ओरिएंटेशन कर दे उसका, यानी कि उसको इंट्रोड्यूस कर दे कंपनी के रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़, कंपनी के वर्क लाइफ कल्चर सबके बारे में उसको बता दे। ओके, आगे भी आएगा भी, ठीक है। टू गिव द न्यू एंट्रेंट द इंफॉर्मेशन नीड सच एज लोकेशन, लॉकर रूम कहाँ है, कैफेटेरिया कहाँ है, अदर फैसिलिटी कहाँ है, टाइम पे ब्रेक ऑफ होता है, लीव रूल्स क्या है, छुट्टी कितने दिनों में मिलती है। इसके अलावा फोस्टर ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द न्यू वर्कर एंड द ओल्ड वर्कर। न्यू वर्कर और ओल्ड वर्कर के बीच में एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए उनका इंट्रोडक्शन आपस में कराना भी ज़रूरी होता है। टू क्रिएट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, है ना, एम्प्लॉय को एक सिक्योरिटी का अगर थ्रेट है तो उसको वो भी बता देना भैया क्या सिक्योरिटी से रिलेटेड इंतजाम किए गए हैं। कंटेंट्स क्या है, कंटेंट्स ऑफ इंट्रोडक्शन प्रोग्रामर, इंडक्शन प्रोग्रामर या इंट्रोडक्शन प्रोग्रामर या ओरिएंटेशन प्रोग्राम के कंटेंट क्या है, मतलब इसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे फर्स्ट आता है आपका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कंपनी के स्ट्रक्चर का, रिलेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ का, डिपार्टमेंट्स का, वो सब का क्या दिया जाता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर इसका कंटेंट होता है लोकेशन एंड लेआउट। कंपनी का जो प्लांट है वो कहाँ है, डिपार्टमेंट कहाँ है, कैंटीन कहाँ है, कैफेटेरिया कहाँ है, उसकी लोकेशन, उसका लेआउट, उसको मैप समझाया जाता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो फर्स्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, रिलेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ का डिपार्टमेंट के साथ में, और तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने के बाद में लोकेशन और लेआउट बताया जाता है। फिर पॉलिसीज ऑफ द कंपनी, कंपनसेशन कितना मिलेगा, ट्रेनिंग कब होगी, प्रमोशन कब होगा, रिटायरमेंट कब होगा, इंश्योरेंस कैसे होता है, तो ये सारी की सारी पॉलिसी जो है ये समझाई जाती है। तो फर्स्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, सेकंड नंबर आ गया आपका लोकेशन एंड लेआउट, थर्ड नंबर आ गया पॉलिसी ऑफ द कंपनी, फोर्थ नंबर आता है एक्टिविटीज़ कैरी आउट बाय द वर्कर। एक वर्कर को क्या क्या एक्टिविटीज़ कैरी आउट करनी पड़ती है वो बताना उसको, ठीक है। फिफ्थ नंबर आता है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, अटेंडेंस से रिलेटेड, वर्किंग से रिलेटेड, एडवांस से रिलेटेड, सिक लीव से रिलेटेड, कंडक्ट की वजह से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सारे इसको समझाए जाते हैं। तो देखो मैंने जो यहाँ पर हाईलाइट कर रखा ना, केवल ये याद रखोगे ना तो भी लिख पाओगे। तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, लोकेशन एंड लेआउट, पॉलिसी ऑफ द कंपनी, एक्टिविटी कैरिड आउट बाय वर्कर, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, सेफ्टी मेजर्स क्या है, ग्रीवेंस एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीजर क्या है, अगर कोई शिकायत करनी हो तो उसका क्या प्रोसीजर है, काउंसलिंग सर्विस है कि नहीं, कभी काउंसलिंग की जरूरत पड़े तो क्या एम्प्लॉय को काउंसलिंग मिलेगी, तो कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। और 9th नंबर आता है आपका चेन ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन कैसे होगा, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या कंडीशंस है, ताकि उसके ऊपर एम्प्लॉय वर्क करके अपना प्रमोशन कर सकें। और ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर कभी ट्रेनिंग की जरूरत पड़े तो उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं तो कब होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे कंटेंट है, ये सारा का सारा ये चीज़ें जो है इंडक्शन यानी कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर आपको बताई जाती है, ठीक है। बेनिफिट ऑफ फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्रामर, बेनिफिट्स क्या होते हैं अगर इंडक्शन प्रोग्राम करें तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होते हैं। तो इससे सबसे फर्स्ट आता है जो एम्प्लॉई है ना उसकी
एंग्जाइटीज़ जो है वो कम हो जाती है, यानी कि उसका जो स्ट्रेस लेवल वगैरह है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छा खासा ब्रीफ नॉलेज मिल जाता है। नेक्स्ट, हेल्प द न्यू एम्प्लॉयज़ इन नोइंग एक्सपेक्टेशन, है ना, जो न्यू एम्प्लॉई है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था ऑर्गेनाइजेशन से, उसका हमें पता लग जाता है। ओके, और हम उसको इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं। यूनिफॉर्म अंडरस्टैंडिंग, उसको एक अच्छी खासी समझ हो जाती है कंपनी के ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज़, प्रिंसिपल, स्ट्रेटजीज़, व्हाट द कंपनी एक्सपेक्ट ऑफ इट्स पीपल, कंपनी अपने लोगों से क्या चाहती है, एम्प्लॉय से क्या चाहती है, इसके बारे में उसको एक अच्छी खासी समझ आ जाती है जब उसका ओरिएंटेशन या इंडक्शन किया जाता है। बिल्ड अप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, कंपनी के स्टेक होल्डर, कंपनी और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है। बिल्ड एंड स्ट्रेंथनेस अ टू वे कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन हो जाता है, 2 वे कम्युनिकेशन हो जाता है एम्प्लॉय के बीच में, ऑनर मैनेजर के बीच में। सोशलाइजेशन प्रोसेस, वो मैंने पहले ही बताया, इंडक्शन जो है सोशलाइजेशन प्रोसेस का ही एक पार्ट है, क्योंकि उसको कंपनी से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। इनफॉर्मल रिलेशन हो जाता है ना, जब एम्प्लॉय नया आता है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों से मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानता है, उसको काफ़ी सारी जानकारी जब हो जाती है, तो वो एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने जो उसके साथ में काम करने वाले वर्कर्स हैं, जो टीम है, उन टीम के साथ में अच्छा खासा उसका जो है रिलेशन बन जाता है, एक तरह का सोशल रिलेशन बन जाता है। तो ये एक सोशलाइजेशन प्रोसेस है। यूनिफॉर्म रिलेशन बनते हैं, यानी कि टीम वर्क होता है, और रिड्यूस टर्नओवर, इससे क्या होता है, जो टर्नओवर मतलब एम्प्लॉय जो छोड़ के जाता है वो कम हो जाता है, एब्सेंट कम रहता है एम्प्लॉय से, एब्सेंटिज्म भी कम हो जाता है, और इसके साथ में जो ग्रीवेंस वगैरह शिकायतें वगैरह हैं कंपनी में वो कम हो जाती हैं। ओके, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप इंडक्शन करते हैं, तो इसमें 3 तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम जो इसके अंदर आती है वह न्यू एम्प्लॉय डज नॉट फील लाइक पार्ट ऑफ द कंपनी। जब आप उसको ले जा के इधर उधर जब बताते हैं ना कि ये ऐसे है, तो उसको लगता है मैं पराया हूँ। अगर अंदर का ये तो खुद जान लेगा, है ना, तो एक ये वाली फील आती है। नेक्स्ट आता है टू मच इन्फॉर्मेशन, एक साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिससे उसको वो ओवरलोडेड फील करता है ना, सफोकेटेड फील करता है, उसको बता दिया एक साथ सब, अब उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। ओके, ठीक, तो ये भी होता है। और नेक्स्ट आता है आपका, और क्या प्रॉब्लम आती है, तो उसमें 4 पॉइंट है सर, सॉरी। तो फर्स्ट तो क्या है कि एम्प्लॉय जो है वो क्या फील करता है, उसको फील करता है वो कंपनी का पार्ट नहीं है, और टू मच इन्फॉर्मेशन की वजह से ओवरलोडेड हो जाता है, उससे भी प्रॉब्लम आती है। बर्डन बाय द सुपरवाइजर्स, सुपरवाइजर जो है एक साथ बर्डन डाल देते हैं एम्प्लॉयज़ पर, तो वो उनके लिए ख़राब है। और ओरिएंटेशन से, यानी कि इंडक्शन से एक मिक्की माउस फॉर्म हो जाता है, यानी कि स्मॉल एंड अनइम्पोर्टेंट टास्क भी उसको दिए जाते हैं, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी दे दिए जाते हैं, जिससे एक मिक्की माउस प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका हाउ टू मेक ओरिएंटेशन इफेक्टिव। ओरिएंटेशन को इफेक्टिव कैसे बनाए, सही कैसे बनाए। ओरिएंटेशन मतलब वही इंडक्शन को, इंट्रोडक्शन को, ताकि वो इफेक्टिवली अप्लाई हो जाए। ह्यूमन साइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओरिएंटेशन, बिल्कुल वो तो ही, ओरिएंटेशन में ह्यूमंस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको ही तो इंट्रोड्यूस कराते हैं कंपनी से, मशीनों को तो इंट्रोड्यूस कराई नहीं, कोई मशीन आई उसको इंट्रोड्यूस थोड़ी कराएंगे, देखो भाई ये है ना। देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू एम्प्लॉय शुड बी इंट्रोड्यूस टू द पीपल विथ whom he will work, his colleagues, superiors and subordinates. A tea party may be arranged for this purpose. अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नए एम्प्लॉय आए हैं उसको आप अच्छे से इंट्रोड्यूस करें, अच्छे से ओरिएंटेशन हो, अच्छे से इंडक्शन हो, तो आप एक टी पार्टी कीजिए जिसके अंदर न्यू एम्प्लॉय भी हो, आपके कलीग्स यानी कि आपके साथ करने वाले एम्प्लॉयज़ भी हो, आपके मैनेजर भी हो, आपसे ऊपर वाले सुपीरियर भी हो, है ना, तो सब मिलकर के एक टी पार्टी करें, बातचीत करें, इससे इंडक्शन अच्छा होगा, है ना, तो इससे क्या होगा, इफेक्टिव होगा। ओके, नेक्स्ट, मेक अ न्यू एम्प्लॉय अवेयर ऑफ द जनरल कंपनी पॉलिसी दैट अप्लाई टू हिम एज वेल एज द स्पेसिफिक वर्क सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट। मतलब वो पॉलिसी जो डायरेक्ट उसके ऊपर अप्लाई होगी उसके बारे में उसको बताओ तो इफेक्टिव रहेगा। एडमिनिस्ट्रेट स्मॉलर डजन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रादर गिविंग एवरीथिंग ऑन अ सिंगल डे। सब कुछ एक साथ मत दो, सारा चीज़ एक साथ मत बता दो, धीरे धीरे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको पहले बताओ, फिर लेस इंपॉर्टेंट को बताओ, इस तरीके से दो तो ओरिएंटेशन आपका इफेक्टिव होगा। आंसर एनी क्वेश्चन एंड क्लेरिफाई एनी डाउट्स दैट एम्प्लॉय में हैव अबाउट द जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर एम्प्लॉय को सामने से कुछ डाउट आ रहे हैं तो सबसे पहले उसको क्लियर कर दो ताकि एम्प्लॉय को कोई डाउट ना रहे।
नेक्स्ट है प्रोवाइड ऑन द जॉब इंस्ट्रक्शन एंड काउंसलिंग, जॉब के इंस्ट्रक्शन दो और काउंसलिंग उसको ज़रूर दो अपने काम से रिलेटेड। कीप इन क्लोज टच, उसके टच में रहो विथ न्यू एम्प्लॉइज टू चेक बैक हाउ ही इज डूइंग और ऑफर ही हेल्प इन रिक्वायर्ड, मतलब जो वो काम कर रहा है तो उसके टच में रहो कि वो कैसे कर रहा है, और काम करने के बाद में भी उससे टच में रहो, पहले भी रहो, इंस्ट्रक्शन देते रहो, उसकी हेल्प करते रहो। ओके, न्यू एम्प्लॉय की। अलाउ रीजनेबल टाइम टू अडॉप्ट द न्यू वर्क एनवायरनमेंट एंड जॉब डिमांड, हो सकता है पहले दिन से एम्प्लॉय वो अपनी स्किल दिखाई नहीं पाए जो उसके पास में है क्योंकि नया है, धीरे धीरे उसको टाइम दो ताकि वो अपना जो स्किल है, जो अपना एक्सपीरियंस है उसको आपको दिखा सके, यानी कि काम करके दिखा सके। ओके, ठीक, तो एक रीजनेबल टाइम अलाउ होना चाहिए। सोशलाइजेशन, बिल्कुल जो हमने इंडक्शन या इंट्रोडक्शन या ओरिएंटेशन पढ़ा वो सोशलाइजेशन का ही एक छोटा सा पार्ट है। सोशलाइजेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट और एडॉप्शन, एक प्रोसेस किसी भी व्यक्ति को एडजस्ट करना अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने कल्चर के अंदर, या उसको एडॉप्ट करने का एक प्रोसेस, एक तरीका है। ओके, ठीक है। सम पीपल ऑफ्टन ट्रीट सोशलाइजेशन एंड इंडक्शन एज सिनोनिम, मतलब किसी को लगता है सोशलाइजेशन और इंडक्शन जो है वो सेम है, बट बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इंडक्शन इज ओनली पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन, मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन के प्रोसेस में 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है प्री अराइवल स्टेज, सबसे पहले जब वो आएगा, एनकाउंटर स्टेज, बीच की स्टेज, और मेटामॉर्फोसिस स्टेज, सबसे लास्ट स्टेज। मेटामॉर्फोसिस को बोलते हैं काया पलट, हिंदी बोलते हैं काया पलट, रूपांतरण, ठीक है। काया पलट कब होगी? सबसे एंड में, जब उसको पूरा ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी वो वक्त बिता देगा अपनी जॉब पे, अपने काम पे। सबसे पहले प्री अराइवल स्टेज, इसके अंदर क्या होता है, अगर सोशलाइजेशन करना है तो प्री अराइवल स्टेज में आपको ये करना है, सेलेक्ट पीपल हु विल फिट वेल इनटू द कल्चर ऑफ द कंपनी। भले उसके पास स्किल है, इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, भले कितने काम का बंदा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अपने कल्चर में फिट नहीं बैठ रहा है तो उसको जॉब मत दो। तो सबसे फर्स्ट स्किल वगैरह को तो ध्यान रखना ही है, लेकिन उसके बाद में वो अपने कल्चर के, अपने कंपनी के, अपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में फिट बैठे ऐसे व्यक्ति को सेलेक्ट करो। तो ये हो गया प्री अराइवल स्टेज। सेकंड, एनकाउंटर स्टेज, एम्प्लॉय बम्प इनटू द रियल वर्किंग कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब एम्प्लॉय को क्या करो, ऑर्गेनाइजेशन की जो रियल वर्किंग कंडीशन है उसके अंदर बम्प कर दो, यानी उसको काम दे दो। ओके, और थर्ड एंड लास्ट स्टेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो है आपका मेटामॉर्फोसिस, यानी कि काया पलट। न्यू एम्प्लॉय इन दिस स्टेज विल वर्क आउट सॉल्यूशन ऑफ मीट एनी प्रॉब्लम। अब क्या करता है एम्प्लॉय जो है, खुद ही प्रॉब्लम किसके, जो काम करेगा तो प्रॉब्लम्स तो आएगी बेटा, तो उस प्रॉब्लम का वो क्या निकालने लग जाता है, सॉल्यूशन। न्यू एम्प्लॉय विल हैव बिकम कंफर्टेबल विद देयर जॉब एंड टीम मेंबर। अब यहाँ पर वो क्या हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है अपने काम पर, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने लग जाता है अपना काम पर, उस डिपार्टमेंट में, अपने कलीग्स के साथ में टीम वर्क करने लग जाता है, तो वो एकदम कंफर्टेबल हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में ढल जाता है, वो मेटामॉर्फोसिस के अंदर होता है। ओके, ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट थी, ये 3 स्टेजेस आप याद रखना। इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।